हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ क्वांटम संख्याओं के बारे में एक सामान्य सी बात कि परमाणु के अंदर उपस्थित कोश, उपकोश, कक्षक, इनकी ऊर्जाओं के बारे में, इनके आकार के बारे में, इनके अभिविन्यास के बारे में, इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, इन सभी के बारे में बताने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। और उन चारों संख्याओं को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। इनमें पहली क्वांटम संख्या मैंने आपको बताई थी मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी मैंने आपको बताई है द्विगंशी क्वांटम संख्या, और तीसरी मैंने आपको बताई है चुंबकीय क्वांटम संख्या, लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है और इन चारों प्रकार की क्वांटम संख्याओं द्वारा किसी भी परमाणु के कोश, उपकोश, कक्षक की ऊर्जाओं, उनके आकार, उनकी आकृति, उनके अभिविन्यास, इन सभी के बारे में जानकारी दी जाती है। तो एक एक के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोग देखिए। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आप लोगों से, और वो है मुख्य क्वांटम संख्या। ध्यान रखें, मुख्य क्वांटम संख्या को अपन स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल n से। यह परमाणु में उपस्थित कोश के बारे में बताती है ना। ध्यान रखें आप लोग इस चीज को कि कौन किसके बारे में बताता है, ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है? कोश के बारे में बताती है। और मैं आपको बता चुका हूं भाई कि कोश क्या होते हैं। कोश K, L, M और N है ना, इस प्रकार से K, L, M और N। तो देखो अपन यहां पर बात कर रहे हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या कोश के बारे में बताती है। यदि n का मान 1 होता है तो कोश कौन सा होगा? K होगा। n का मान 2 होता है तो कोश N होगा, 3 होता है तो M और 4 होता है तो N। तो इस प्रकार से कोशों की संख्या के बारे में ये बताती है। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि मान लेते हैं ये परमाणु है, इस परमाणु के चारों तरफ ये इसका एक कोश है, ये इसके कोश हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब यहां पर ये जो कोश हैं, इन कोशों के बारे में अपन बात करें तो देखो पहला कोश जो होगा ना n बराबर 1 जिसके लिए होगा वो कौन सा कोश होगा? K होगा। n बराबर 2 के लिए कौन सा कोश होगा? L कोश होगा। n बराबर 3 के लिए M कोश होगा। n बराबर 4 के लिए N कोश होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि n बराबर 1 के लिए पहला कोश यानी K होगा, n बराबर 2 के लिए दूसरा कोश यानी कि L होगा, n बराबर 3 है तो M होगा, n बराबर 4 है तो N होगा। इस प्रकार से आगे फिर OPQ बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो होता है ना वो कोश की संख्या के बारे में बताता है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है तो K, 2 है तो L, 3 है तो M, 4 है तो N होगा। अब सुनो ध्यान से, अब इन कोशों के बारे में ये क्या बात बताता है तो सुनो ध्यान से। देखो बताया गया है कि मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर कोश का आकार बढ़ता है, बढ़ेगा भाई। सुनो ध्यान से, ये पहला कोश था तो आकार क्या है? छोटा है, ठीक है। ये दूसरा कोश है तो आकार क्या है? बड़ा है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ा तो आकार भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तीसरा को देखो आप लोग, ये देखो आप लोग, ठीक है, तीसरे का आकार और बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ रहा है तो कोशों का आकार भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा कोश की ऊर्जा भी बढ़ती है। अब सुनो ध्यान से, ऊर्जा बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो पास वाला होगा ना उसकी ऊर्जा कम होगी और दूर वाला होगा तो उसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी कक्षक जितना पास होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होती है और दूर होने पर ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी थी। तो ये था अपना मुख्य क्वांटम संख्या जो किसके बारे में बताती है? कोश के बारे में बताती है। n का मान 1 होने पर कोश K होगा, 2 होने पर L होगा, 3 होने पर M होगा, 4 होने पर N होगा। इसके अलावा मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर कोश का आकार बढ़ेगा और साथ ही कोश की ऊर्जा भी बढ़ती है, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अपन दूसरी क्वांटम संख्या और वो है आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। तो एक एक के बारे में बहुत विस्तार से अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से आप लोग इन चीजों को समझते रहिए। देखो अगली है द्विगंशी क्वांटम संख्या।
अब देखो द्विअंशी क्वांटम संख्या की बात करें तो इसी का एक और नाम होता है, इसी को अपन बोह्म क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से बोह्म क्वांटम संख्या क्या होती है तो ध्यान रखेंगे द्विअंशी क्वांटम को भी क्या बोलते हैं, बोह्म क्वांटम संख्या भी कहते हैं। और इसको अपन स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एल से। अब ध्यान रखें द्विअंशी क्वांटम संख्या यह परमाणु में उपस्थित उपकोष के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, ध्यान रखेंगे, उपकोष के बारे में बताती है। उपकोष के बारे में बताती है, यानी कि किसी भी परमाणु के अंदर कहां पर कौन सा उपकोष उपस्थित होगा इसके बारे में बताती है कौन, आपकी द्विअंशी क्वांटम संख्या। अब सुनो भाई, ये जो द्विअंशी क्वांटम संख्या होती है इसके बारे में अपन बात करें तो द्विअंशी क्वांटम संख्या जो होगी इस प्रकार से देखो, यहां पर द्विअंशी क्वांटम संख्या L का मान जो होता है वो बताता है उपकोष के बारे में। कैसे बताता है भाई, तो देखो द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान 0 है तो उपकोष होता है S। कौन सा उपकोष होता है, S। द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान 1 है तो उपकोष होता है P, ठीक है। द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान 2 है तो उपकोष होता है D। क्या होता है, D होता है। द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान 3 है तो उपकोष होता है F, और फिर उसी प्रकार से आगे बढ़ता चलेगा, ठीक है ना। तो द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान उपकोष के बारे में बताता है। L का मान यदि 0 होता है तो उपकोष S होता है, 1 होगा तो उपकोष P होगा, L का मान 2 होगा तो उपकोष D होगा, और 3 होने पर उपकोष F होता है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि ये जो अपना उपकोष होते हैं इन उपकोषों के बारे में बताती है कौन, द्विअंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से एक सामान्य सी बात आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, और अगला अपन बात करने वाले हैं यहां पर तीसरी क्वांटम संख्या, और वो है मुख्य क्वांटम संख्या, सॉरी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को अपन स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और ध्यान रखें ये कक्षकों के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, कक्षकों के बारे में। तो यह परमाणु में उपस्थित कक्षकों के बारे में जानकारी देती है। ये सारी चीजें मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि कोष क्या होते हैं, उपकोष क्या होते हैं, कक्षक क्या होते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दे चुका हूं पहले, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लें। तो देखो ये परमाणु में उपस्थित कक्षकों के बारे में बताती है, यानी किसी भी उपकोष के अंदर कितने कक्षक होंगे इनके बारे में ये जानकारी देती है, ठीक है ना। अब इसका मान जो होता है, इसका मान L के मान पर निर्भर करता है। L के मान यानी द्विअंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अर्थात m का मान -L से
0 तथा प्लस l होता है, माइनस l से 0 तथा प्लस l होता है। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस l से 0 और फिर प्लस l होता है, इसका मतलब क्या है, इस चीज को अपन थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर थोड़ा सा नीचे जगह अपने पास कम है, अपन इसको ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर वाली चीजें आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, चलो, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करें तो इसका मान किस पर निर्भर कर रहा है, द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। और द्विगंशी क्वांटम संख्या के मान पर किस प्रकार से निर्भर करता है, तो मैंने आपको बताया है कि m का जो मान होता है वो क्या होता है, माइनस l से 0 और प्लस l तक होता है। आप सुनो ध्यान से, जैसे मैं बात करूं यहां पर उपकोष, क्योंकि आपको पता है उपकोषों के अंदर क्या पाए जाते हैं, कक्षक पाए जाते हैं। तो उपकोष के लिए l का मान मैं आपको बता दूं तो ध्यान रखें, उपकोष में s, p, d और f 4 उपकोष अपने पास है। l का मान s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, इनके लिए m का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा, तो सुनो ध्यान से, m का मान मैंने क्या बताया आप लोगों को, माइनस l 0 प्लस l। ठीक है, अब सुनो, यहां पर L का मान कितना है, 0 है। S उपकोष के लिए L का मान कितना है, 0। अब 0 होने का मतलब क्या हुआ कि इसको लिखेंगे अपन क्या, माइनस 0 फिर 0 और फिर प्लस 0। अब देखो माइनस 0 प्लस 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, यानी यहां पर क्या लिख देंगे अपन, केवल 0 लिख देंगे। ठीक है ना, तो माइनस 0 प्लस 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं, इसीलिए क्या जाएगा यहां पर L S उपकोष के लिए m का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, कैसे आया मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखो P उपकोष के लिए L का मान 1 है, तो m का मान क्या हो जाएगा, माइनस 1 फिर 0 और फिर प्लस 1 हो जाएगा। आगे बात समझ में, माइनस l 0 प्लस l। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर देखो D उपकोष के लिए L का मान कितना है, D उपकोष के लिए L का मान है 2, तो ये कहां से कहां तक होगा, माइनस l से 0 और फिर प्लस l। तो देखो माइनस l क्या हो जाएगा, माइनस का 2 फिर माइनस का 1 फिर आएगा 0। आप लोगों को पता है पहले माइनस 2 आता है, फिर उसके बाद माइनस 1 आता है, फिर आएगा 0, फिर क्या आएगा प्लस 1 और प्लस 2 तक आ गया ना, माइनस l से 0 फिर प्लस l तक आ जाएगा। उसी प्रकार से f के लिए बात करें अपन तो इसके लिए m का मान कितना है, l का मान कितना है, 3 है, तो m का मान क्या हो जाएगा भाई, देखो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ये जो m के मान होते हैं ना, मैंने आपको बताया किसके बारे में बताते हैं, कक्षकों के बारे में बताते हैं। तो यहां पर उपकोषों के अंदर कक्षकों की संख्या के बारे में मैं आपसे बात करूं तो देखो यहां पर m का मान केवल 1 ही है, 0 है ना भाई, यहां पर m का मान 1 ही आ रहा है भाई, यहां पर 3 आ रहे हैं, 1 2 3, और यहां पर 1 ही मान आ रहा है, तो कक्षकों की संख्या क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहां पर 1 2 और 3 आ रहा है, तो कक्षकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहां पर m का मान देखो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 आ रहा है, तो कक्षकों की संख्या कितनी जाएगी, 5 हो जाएगी। और f में देखो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो कक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 आ जाएगी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि किसी भी परमाणु में कक्षकों की संख्या बतानी है तो वो कौन बताता है, किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या बतानी है तो वो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या बताती है। मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से बताती है कि उपकोष यदि s है तो l का मान 0 होगा, m का मान कितना आएगा, 0 आएगा। उपकोष P है तो उसमें L का मान 1 होता है, M का मान माइनस 1 0 प्लस 1 आएगा। D के लिए L का मान 2 होता है तो M का मान माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 आएगा। इसके बाद F उपकोष के लिए L का मान 3 होता है तो M का मान माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनके कुल मान देखो आप लोग, इसका केवल एक ही मान है 0, इसलिए कक्षक की संख्या 1 हो जाएगी। यहाँ पर 3 मान है तो कक्षक की संख्या 3 हो जाएगी, 5 मान है तो कक्षक की संख्या 5 हो जाएगी, और
7 मान है तो कक्षक की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो इस प्रकार से कक्षकों की संख्या के बारे में अपन यहाँ पर बता सकते हैं आराम से इस n के मान के आधार पर। अब सुनो ध्यान से, आपको यहां पर एक बात पता होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। कितनी होती है? 2। अब सुनो ध्यान से, यदि यहां पर बात करें अपन तो यदि मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखना चाहूं प्रत्येक कक्षक के अंदर या प्रत्येक उपकोष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भाई? प्रत्येक कक्षक में कितना उपकोष होता है, सॉरी प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो यहां पर एक कक्षक है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर 3 कक्षक है, अब एक में 2 होते हैं तो 3 में कितने जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां पर 5 कक्षक हैं तो एक में 2 होते हैं, 5 में कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां पर 7 कक्षक हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 7 में कितने हो जाएंगे? 14। यानी आप लोग ये भी बता सकते हैं कि S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? अधिकतम है, ध्यान रखना ये ना, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 आते हैं। P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। D उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं और F उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इस चुंबकीय क्वांटम संख्याओं के बारे में या इस चुंबकीय क्वांटम संख्या के आधार पर देखो कितनी सारी बातों की व्याख्या कर सकते हैं। कक्षक के अपन यहाँ पर कक्षकों की संख्या के बारे में बता सकते हैं, कक्षकों के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था अपना चुंबकीय क्वांटम संख्या जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ध्यान से आप लोग इस चीज को अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये बात यहां पर हो गई है। अब इसके बाद अगली क्वांटम संख्या के बारे में बात करेंगे और वो है अपनी चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। चलो, तो चौथे प्रकार की क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। अब देखो भाई, ये क्या करती है? यह किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बारे में जानकारी देती है। यानी किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनका चक्रण क्या होगा, इसके बारे में ये जानकारी देती है। इसको अपने एस से प्रदर्शित करते हैं भाई, ठीक है। अब सुनो, ध्यान रखें, प्रत्येक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉन सदैव विपरीत चक्रण में होते हैं, विपरीत चक्रण में होते हैं। अब सुनो ध्यान से, विपरीत चक्रण का मतलब क्या हुआ? तो देखो इधर, मान लेते हैं ये अपना कोई कक्षक है एक, ठीक है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर जो भरे जाएंगे ना, वो हमेशा विपरीत चक्रण में होगा। विपरीत चक्रण में मतलब एक यदि ऊपर की तरफ गति कर रहा है, ऊपर की तरफ गति मतलब दक्षिणावर्त गति बोलते हैं इसको, है ना, घड़ी की दिशा में इस प्रकार से गति करेगा ये, घड़ी की दिशा में, ठीक है। और एक होता है वामावर्त। देखो इधर मैं आपको यहां पर बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो सुनो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन तो गति करता है घड़ी की दिशा में ऐसे, ठीक है, यानी कि क्लॉकवाइज बोलेंगे, दक्षिणावर्त बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? दक्षिणावर्त बोलते हैं। घड़ी की दिशा में गति कर रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। और ये दक्षिणावर्त वाला कौन सा है? ये वाला है, ठीक है ना। और एक गति करेगा कैसे? तो सुनो ध्यान से, एक गति करता है इस प्रकार से, घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे, उल्टा, तो इसको बोलते हैं अपन वामावर्त। क्या बोलते हैं इसको?
वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना ये, इसलिए बोलते हैं इसको क्या, वामावर्त अपन बोलते हैं। ठीक है, अब वो वामावर्त वाला कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है ना, अब सुनो ध्यान से कि यदि चक्रण कर रहा है कौन सी दिशा में, दक्षिणावर्त चक्रण कर रहा है, तो उसके लिए एस का मान ध्यान रखेंगे अलग अलग होता है। देखो इनके मान, दक्षिणावर्त चक्रण कर रहे इलेक्ट्रॉन के लिए एस का मान जो होता है ध्यान रखेंगे +1/2 होता है। क्या होता है भाई, +1/2 होता है। और वामावर्त चक्रण कर रहे इलेक्ट्रॉन के लिए एस का मान -1/2 होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि यहां पर दोनों के लिए n का मान अलग होता है। आपका जो दक्षिणावर्त आपको दिख रहा है इसके लिए n का मान कितना होगा, +1/2 होगा, और वामावर्त के लिए -1/2 होता है। तो इस प्रकार से यह चक्रण के बारे में बताती है। ठीक है, चक्रण के बारे में यहां पर बताती है। तो ये चीज आपको यहां पर पता होना चाहिए भाई। ठीक है, चलो, तो इस तरह से 4 क्वांटम संख्याएं अपने पास थी, और इन चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में जितनी भी जानकारी यहां पर अपन को उपलब्ध हो पाई है वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। तो आशा करता हूं सारी क्वांटम संख्याएं आपको समझ में आई होगी। 1-2 बार इस वीडियो को आप लोग देखें, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन, मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।